नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन जो है लोकसभा के अंदर अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और हाँ, अब इस देश को वापस से वो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जो आज़ादी के तुरंत बाद हो गया था कि सारे जितने भी प्रदेश हैं और लोकसभा के चुनाव सब एक साथ करवाए जा रहे हैं, जिससे देश का बहुत पैसा, रिसोर्सेज और सब कुछ बच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले हमने वन नेशन वन इलेक्शन को ढंग से एक्सप्लेन करते हुए कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, पास्ट में कब कब इंप्लीमेंट हो चुका है, उस पर एक वीडियो बना चुके हैं। उसकी लिंक या फिर आई बटन यहां पर आपको आ रहा होगा या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा एकदम ऐसा मैं कहूंगा ना प्रीकैप सा मिल जाएगा। लेकिन आज जिस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है उसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स हैं, नेता नांगल क्या कह रहे हैं, क्या सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है धर्मेंद्र यादव, वो एक बहुत ही विचलित सा बयान देते हैं कि मुसलमान जो है वन नेशन वन इलेक्शन से खुश नहीं है। वो जो है मुसलमान खराब हो जाएगा, मुसलमानों के विरुद्ध में है वन नेशन वन इलेक्शन। आप खुद सोचिए, मुसलमानों के विरुद्ध में है वन नेशन वन इलेक्शन, ये किस तरह की सोच है, ये कौन सी मानसिकता दिखा रही है। मतलब खुद कुछ भी बोलना है। पार्लियामेंट में आप गलती से तो चुनकर आ ही चुके हैं, मुझे समझ नहीं आता जनता के ऐसे नेताओं को कैसे ही चुनकर भेज देती है। जो बात किस चीज की हो रही है, बोल क्या रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें एक अपने आप को छवि में लाना है, प्रेस के अंदर लाना है, क्योंकि बाकी कुछ अच्छे कार्य करके तो प्रेस में आ नहीं सकते, तो ऊल जलूल बयान देके ही प्रेस में आ जाते हैं। फिर जो है कांग्रेस के नेता आते हैं मनीष तिवारी जी, वो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो मनीष तिवारी जी ये जवाब दें कि जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद से दशकों तक, कुछ दशकों तक जो चुनाव है वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत क्यों हो रहे थे, तब जो है चुनाव उस तरीके से क्यों नहीं कराए गए जिस तरीके से अब हो रहे हैं। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो तो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जहां पे जिस समय प्रदेश के अंदर सरकारें भंग हो गई थी, सरकारें गिर गई थी, तो उन्हीं प्रदेशों के चुनाव पाँच साल बाद करवाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम वन नेशन वन इलेक्शन को देखें तो वो तो पहले हो रहा था, तो अगर वो पहले हो रहा था तो वन नेशन वन, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया। ओवीसी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जो है क्या बोलते हैं रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगा। इस पर सिर्फ एक ही तर्क मैं ओवैसी जी को देना चाहूंगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगा तो हाल ही में जो 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए उसके अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर भी साइमल्टेनियसली चुनाव हुए थे। वहां पर टीडीपी जो खुद एक रीजनल पार्टी है वो जीत कराती है, ना कि बीजेपी जीत कराई है। तो किस तरीके से रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, ये सवाल जो है आपको इन पार्टी से पूछना चाहिए, आपको इन नेताओं से पूछना चाहिए जो कुछ भी बयान दे रहे हैं। इनका कर्तव्य क्या बनता है कि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जाने पहचाने और फिर ये जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए और अपने जितने भी जो वोटर बैंक से जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स रहते हैं या फिर जो आम जनता रहती है उनको जाके समझाएं कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन ये चीज है, इसलिए आपको वैसे ऐसे वोट देने हैं। लेकिन इनको क्या करना है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ दुख ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी लेकर आ रहा है, यही चीज इनका सबसे बड़ा दुख है। लेकिन अमित शाह ने इस दुख को भी काउंटर करते हुए एक चीज जो है स्टेटमेंट कर दी थी पार्लियामेंट के अंदर। आप पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए अमित शाह जी का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से अमित शाह जी ने यह बताया कि मोदी जी तो खुद ही चाहते हैं कि पहले जेपीसी फॉर्म कर ली जाए, क्योंकि सारे सांसदों का, सारे दलों का इसके अंदर मत रहना चाहिए, सबके विचार विमर्श आने चाहिए, सब लोग खुश रहने चाहिए, तभी जाके देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो एक्सपीरियंस कर पाएगा, ढंग से महसूस कर पाएगा, जान पाएगा कि देश के लिए किफायती कितना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और यही कुछ नेता भी जानते हैं जो विपक्ष के अंदर मौजूद है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ अपना एक एजेंडा चलाना है, एक सेट नंबर ऑफ नेताओं को खुश करना है, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वो गलत चीजें बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए वो लाइमलाइट मारना शुरू कर देंगे, इसलिए वो जो है कुछ भी उलझुल बयान देना शुरू कर देंगे। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की जो टेक्निकलिटीज के जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, तो उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 82A, जिसके अंदर सारे इलेक्शन जो है एक साथ कराने की बात कराई जाएगी। वहीं पर आर्टिकल 83 के अंदर जो है लोकसभा का जो टेन्योर है उसके अंदर संशोधन किया जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 172 वहां पर जो है विधानसभा का जो टेन्योर है वहां पर संशोधन कराया जाएगा। तो ये बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन साथ में होते हैं और गलती से कहीं पर भी सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 2029 के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे। 2029 मतलब 2029, 5 साल की सरकार चलेगी 2034 यानी 2034 तक 5 साल है किसी भी सरकार के पास। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर 2 साल बाद ही चुनाव गिर गई, सरकार गिर गई यानी 2031 के अंदर ही सरकार गिर जाती है, तो सरकार जो है चुनी जाएगी उसी समय पे, लेकिन बाकी बचे 3 सालों के लिए ही, यानी कि जो रिमेनिंग टाइम है उसी के लिए ही सरकार चुनी जाएगी। इलेक्शन जो बड़ा इलेक्शन होता है वो जो है 5 साल में एक बार ही होगा, लेकिन अगर कहीं पर सरकार गिर जाती है तो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए वहां पर इलेक्शन करवाया जाएगा और वहां पर सरकार चुन ली जाएगी। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम यहां पर लगा ले तो अगर आप सोचेंगे कि 1 साल 1.5 साल 6 महीना रह जाए तो एक प्रेसिडेंट रूल नाम की चीज होती है जो केंद्र सरकार के अंदर, उस प्रदेश के राज्यपाल के अंदर, वहां पर बैठी ब्यूरोक्रेसी के अंदर समझदारी होती है कि अगर प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 6 महीने पहले ही सरकार गिर गई, 6 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, जो बड़े वाले चुनाव होने हैं 2034 वाले चुनाव होने हैं, तो सरकार जो है 6 महीने के लिए भाई साहब प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। राज्यपाल से जो है राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट को भेज देंगे लेटर लिख के कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, क्या करेगा, वो भी यही करेगा, सूझबूझ से जो है चुनाव करवाएगा। यही तो चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, यही काम नेताओं का है। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर यही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के अंदर लागू हो जाता है तो नरेंद्र मोदी को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। जी हां, देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह माना गया है कि देश के अंदर जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 1.5% से बढ़ जाएगा, यानी 4 लाख करोड़ के आसपास जो है ये ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। इतना पैसा देश के अंदर आ जाएगा, जो पैसा सरकार, जो रोज चुनाव हो रहे थे ना हर साल, जो हर प्रदेश के अंदर 2 या 3 प्रदेश में चुनाव होते थे, देश एक चुनावी मोड में रहता था, वो चुनाव को रोक के 5 साल में एक बार चुनाव करवाइए, देश के अंदर एक साथ चुनाव करवाइए। और इससे 2 और बड़े बड़े फायदे हैं। पहला तो इंडिया को एक लेबर इंटेंसिव कंट्री माना जाता है कि यहाँ पर लेबर्स बहुत रहते हैं, यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती है, इसलिए बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली आ जाता है। दोनों पॉइंट इसी से काउंटर करते हैं कि अगर 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे तो वो जो लेबर है उसके लिए बहुत इजी रहेगा कि वो जो है इजीली अपने जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जाए, वापस से वहाँ पर चुनावी अपना वोट दे और वापस आ जाए और अपना कार्य करना शुरू कर दे। जिस पे दूसरा पॉइंट भी डिपेंडेंट रहता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि भैया देश के अंदर एक ही बारी में चुनाव हो जाता है। सारा जो चुनाव का 6-7 महीने लगते हैं इसी में चुनाव हो जाएंगे, बाकी 4-4.5 साल देश एकदम कार्य तरीके से काम करता है, बहुत ही A1 तरीके से काम करता है। इसलिए देश के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि लेबर भी बार बार फ्लक्चुएट नहीं करती है, कहीं पर आती जाती नहीं रहती है। लेबर का सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस रहता है कि भाई हमें काम करना है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है प्रॉफिट मिलेगा और देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और यही जो है विपक्ष नहीं चाहता है कि भाई गलती से ऐसा हो जाए। तो ऑब्वियस बात है भाई, विपक्ष का नेचर ही ये कहता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी, देश के अंदर अगर तरक्की होगी, तो जो मौजूदा सत्ता में पार्टी है उसको फायदा मिलेगा, जनता उनको और वोट देगी, क्योंकि पहले ही उन्होंने बहुत सी चीजें जो है अच्छी कर दी है। भले वो राम मंदिर के ऊपर अपना फैसला देखना हो, या फिर किस तरीके से राम मंदिर को बनवाना हो, या फिर और कोई चीजें हो, देश के अंदर नया संसद भवन बनवाना हो, या फिर कहीं पे कोई और नए कानून लाने हो, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, या फिर कोई स्कीम्स लेकर आनी हो, सरकार तो काम कर रही है। ये तो देश की जनता को दिख रहा है। इनका नैरेटिव भी बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है विपक्ष का। अब देखना यही है कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन कितनी जल्दी लागू हो जाता है, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर ही आया है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद एक कमेटी फॉर्म होगी, वो इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करेगी, फिर वापस से ये पार्लियामेंट में आएगा, फिर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा, फिर जाके ये वोटिंग होगी, फिर वोटिंग होगी, ये एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के बाद इस पर काम करना चालू हो जाएंगे। लेकिन उस बीच आप देखेंगे जुडिशरी का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारा देश का विपक्ष इसके ऊपर झूठ फैला रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, मैं देश की जुडिशरी से यह आग्रह करूंगा कि आप इसके ऊपर आंखें गड़ाए बैठे रहे, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ भी चीज गलत बोल दी जाती है, समझा दी जाती है, तो जनता के मन में वही जाएगा जो उसका नेता बोल रहा है, ना कि वो खुद जाके एक चीज पर रिसर्च करेगी कि फलाना नेता ने ये बोला है तो इसको देख लेते हैं। नहीं,
देश की जनता बहुत बोली होती है, उसको अपने नेता पर पूर्ण विश्वास होता है, तो देश की जुडिशरी का ये काम बनना चाहिए कि आप प्लीज उन नेताओं के बयानों को एक बार रिव्यू करें जो इन चीजों पर भड़काऊ या फिर उलझुल बयान दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, जिनका कोई तर्क नहीं निकल रहा है, लेकिन वो सिर्फ बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना है, मीडिया में आना है, और हम जैसे लोग उनके ऊपर वीडियो बना सके, न्यूज छाप सके, जिससे लोग उन्हें जान पाए, पहचान पाए। और नुकसान सिर्फ देश का और देश की जनता का हो रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।